तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के मतलब क्या होता है? रुकना। जहां हम किसी शब्द वाक्य को पूरा करते हैं और जो रुकने का संकेत होता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहाँ हमें रुकना है ना? तो हम क्या देंगे? खड़ी पाई देंगे। क्या देंगे? खड़ी पाई। इस खड़ी पाई को हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय हमें रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। अगर हम किसी बातों को डायरेक्टली बोलते ही चले जाएंगे तो उस बात का स्टेप समझ में आएगा क्या? नहीं। उस वाक्य का अर्थ समझ में आएगा क्या? नहीं। तो जहां पर हम गद्य के अंदर जब हम वाक्य को पूरा करते हैं और वाक्य को जब रोकते हैं तो उस समय हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना होता है। वाक्यों में विराम चिन्ह रुकने की को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिस चिन्हों को हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में वाक्य के सुंदर गठन, जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं या अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं या संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो किसी भी भाषा को पढ़ते वक्त उसका सुंदर गठन हो, सही समझ में आए, बच्चों को सही समझ में आए, पढ़ने वाले को, छात्र को, स्टूडेंट को, उसके लिए हमें शब्दों में, वाक्यों में स्टेप जरूरी होता है, रुकना जरूरी होता है। और जहां हम रुकते हैं तो उस वाक्य का अर्थ और अस्तित्व समझ में आता है, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में वाक्य के सुंदर गठन तथा भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह आवश्यक उपयोगी होता है। क्या होता है? अब वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। अब मान लीजिए वाक्य आप लिख रहे हैं, अब बिना मतलब में विराम चिन्ह दिए चले जाते हैं। जहां खड़ी पाई नहीं देना है वहां भी खड़ी पाई दे दिए, जहां अर्ध विराम देना है अर्ध विराम दे दिए, जहां कामा नहीं देना है वहां कामा दे दिए। इंग्लिश में आप लिखते हैं तो हिंदी में फुल स्टॉप, खड़ी पाई पूर्ण विराम का पहचान है और इंग्लिश में फुल स्टॉप पूर्ण विराम का पहचान है ना? आप इंग्लिश लिखते हैं तो ऐसे फुल स्टॉप देते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा विराम चिन्ह है। क्या है? और हिंदी में खड़ी पाई देते हैं। क्या देते हैं? तो ये हमारा क्या है? विराम चिन्ह है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। छोड़ो मत पकड़ो। सपोज दैट अगर शब्द वाक्य दिया है छोड़ो मत पकड़ो, तो पकड़ो के बाद अगर यहां हम लिखते हैं छोड़ो मत पकड़ो, या इसके जगह लिखते हैं तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो यहां हमारा वाक्य पूरा हो गया ना? तुम घर जाओ, तो यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो गया ना? इस वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो जहाँ सेंटेंस पूरा हो जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, वहाँ हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि रुकने के लिए और इस अर्थों को समझने के लिए। पूर्ण विराम का मतलब सब लोग समझ गए ना? पहले वाक्य में यह बोध नहीं होता है कि छोड़ना है या पकड़ना है। जैसे छोड़ो मत पकड़ो, तो छोड़ना है या पकड़ना है, तो वहां हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। दूसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि छोड़ो मत,
बल्कि पकड़ो। तो वहां हम विराम चिन्ह लगा देंगे। तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि छोड़ो नहीं पकड़ो, पकड़ो। इस प्रकार विराम चिन्ह के जरा सा हेर फेर से वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। वाक्य का अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। इसलिए हमें विराम चिन्ह सही स्थान पर लगाना है। किस स्थान पर लगाना है? सही स्थान पर लगाना है। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब लोग बढ़िया से समझ गए? अब विराम चिन्हों का प्रयोग, अब क्या करेंगे हम लोग? विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। विराम चिन्हों का क्या करेंगे? प्रयोग। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? ग्रामर कहेंगे। तो विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। हिंदी में क्या आता है? पूर्ण विराम। क्या आएगा? इसका चिन्ह क्या है? खड़ी पाई। क्या है? खड़ी पाई। नंबर एक विराम हो गया। इस पूर्ण विराम के बारे में तो सब लोग समझ गए ना? पूर्ण विराम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब जो है हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प विराम। दूसरा क्या होता है? अल्प विराम। दूसरा क्या होगा? अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा? कॉमा। नीचे कॉमा लगा रहता है। ये क्या है? अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम। अगला नंबर 3 क्या होगा? अर्ध विराम। नंबर 3 क्या होगा? अर्ध विराम। अर्ध विराम ऐसे भी लिख सकते हैं और द में ध को भी लगा के लिख सकते हैं। ठीक है? अर्ध विराम क्या हो जाएगा? अर्ध विराम का क्या होगा? सेमी कॉलम। ऊपर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप और नीचे ऐसे कॉमा हो जाएगा। ये मेरा क्या है? अर्ध विराम। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? अर्ध विराम कहेंगे। और अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क। ऐसे लगा रहता है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगता है? जब कोई भी वाक्य, नहीं, मेरी बात को समझिए, किसी भी वाक्य में जब ये दर्शाता है कि आपसे कोई प्रश्न किया जा रहा है, जैसे उसका शब्द है कहाँ, क्या, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, जहां इस प्रकार का शब्द आ जाता है वह हमारा क्या है? प्रश्न सूचक शब्द है। क्या है? प्रश्न सूचक शब्द है, क्योंकि वह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन खड़ा कर रहा है ना। जैसे आप कह दिया कि आप कहाँ रहते हैं। क्या कह दिया? आप कहाँ रहते हैं। तो अब क्या क्या किया? प्रश्न कर दिया। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें जो है प्रश्नवाची शब्द क्या है? कहाँ। कहाँ क्या है? प्रश्नवाची शब्द है। अब जब हम उत्तर लिखेंगे, इसका आंसर देंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि प्रश्न का उत्तर बनाते समय सारी बातें प्रश्न का लिखते हैं। केवल जो क्वेश्चन शब्द, क्वेश्चन मार्क शब्द है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर जो ठीक उत्तर है उसको लिख देते हैं। हमारा प्रश्न का आंसर हो गया। जैसे कह रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे कि हम पटना रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पटना रहते हैं। ये आंसर हो गया। तो यहाँ कहाँ की जगह हम क्या लगा दिए? तो इस प्रकार का जहां क्वेश्चन मार्क खड़ा रहता है तो हम वहां पर ऐसे चीजों का प्रयोग करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। इतनी सी बातें सबको समझ में आ गई ना? किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। चलिए तो आगे बढ़े ना हम लोग।
अगला चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात मत करिए बच्चों। विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगाते हैं? ऐसे खींचकर नीचे ऐसे। ये मेरा क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? बोधक चिन्ह। और एक होता है निर्देशक या विवरण चिन्ह। क्या होता है? निर्देशक या विवरण चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। उसको जो है ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। जी सर। ठीक है। यह आपने देखा होगा कि एक ही शब्द को जब दो बार प्रयोग किया जाता है तो उसके बीच में इस डैश का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बार बार, बार बार, है ना? घर घर, अभी अभी। जब एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया जाता है तो आप देखे होंगे कि वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी डैश का प्रयोग अक्सर किया जाता है। और जो है अगला क्या है? संयोजक या योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? संयोजक या योजक चिन्ह। संयोजक या योजक चिन्ह। संयोजक या योजक। तो यह भी ठीक डैश के प्रकार का ही होता है। और अगला क्या है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह या लाघव। आज के बाद फिर चिन्ह नहीं पढ़ाएंगे। आज सबसे खड़ा करा कर हम चिन्ह के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इतना विस्तारी पूर्वक बताते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, बिल्कुल एकदम दिमाग लगाकर के इस बात को समझ लीजिए कि जब हायर लेवल की आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो सारे ही बच्चे वहां कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं, क्वालिफाई बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं। तो जब उसमें से सीटें जब कम होती है और बच्चे ज्यादा होते हैं तो बिल्कुल उनको छान के उन बच्चों को निकाला जाता है। तो उसमें क्या ध्यान दिया जाता है? लेखन में एक एक मार्क्स का ध्यान दिया जाता है कि कहाँ आप पूर्ण विराम लगाए हैं, कहाँ अर्ध विराम लगाए हैं, कहाँ आप विस्मयादि बोधक लगाए हैं, और कहीं गलत लगाए हैं, इन चीजों को आप छोड़े हैं। और जो लगाया है तो उसको अधिक नंबर दिया जाता है, वह बच्चा क्वालिफाई हो जाता है और आप वहां अनक्वालिफाई हो जाते हैं। इसलिए हिंदी में या इंग्लिश में इन चीजों का, इन बातों का बहुत विशेष महत्व है। चिन्हों का, विराम चिन्हों का। किनका महत्व है? विराम चिन्हों का। तो इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। इसको हाइपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं निर्देशक या विवरण चिन्ह, और इसको बोलते हैं संयोजक या योजक चिन्ह। अब हम लोग लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक चिन्ह। अब ये क्या है? संक्षेप सूचक चिन्ह क्या है? बात नहीं करिए। संक्षेप सूचक चिन्ह क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। इस प्रकार के चिन्ह को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संक्षेप सूचक। संक्षेप में क्या होता है? छोटा। संक्षेप में क्या होता है? छोटा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि लिखा रहता है डॉक्टर, तो डा बना के सुनना। जी सर। तो ये क्या हो गया? मेरा डॉक्टर हो गया। तो ये क्यों लगा है? संक्षेप सूचक चिन्ह है यह।
जो है किसी चीज को संक्षेप यानी छोटा रूप में, संक्षेप में क्या होता है? छोटा रूप में हमको दर्शाने के लिए हम इस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। शून्य का, किसका प्रयोग करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इतनी सी बातें सबको समझ में आ गई? अब अगला हम कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या हो जाएगा? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। हमें समझ में आ रहा है कि आज के बाद कम से कम 80% तो चिन्ह आपको याद हो ही गया होगा। 80% हम मानते हैं, 20% आप खा गए, 80% तो आपको आ ही गया होगा। इसमें भी किसी को कोई डाउट है क्या? 80% तो आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कौन चिन्ह लगेगा। 80% हो गया तो बहुत हो गया। इतना भी अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए, इतना भी अगर आप समझ गए तो बहुत समझ गए। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा। इसको किस प्रकार से लगाते हैं हम? ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? और ऐसे लगाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? अवतरण